the recording. And today's lecture is about the resistance exercise. Resistance exercise यही है कि ज्वाइंट इंजरी हो गई पहले, ठीक है, आपने ज्वाइंट इंजरी को हील कर दिया या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को आपने हील कर दिया आइस से, कंप्रेशन से और एलिवेशन से। फिर आपने ज्वाइंट रिस्ट्रिक्शन को मोबिलाइजेशन से ठीक कर दिया, ठीक है, पोजीशनिंग से ठीक कर दिया, रिटर्न टू फंक्शन कर दिया आपने मोबिलाइजेशन से, ठीक है। अब आपने मसल्स को फर्दर स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास जो चीज़ है दैट इज़ द रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आपको आज मैं पढ़ाऊंगा और ये पीपीटी आ गई है। वी विल ट्राई टू कवर इट इन अ फास्टर वे बिकॉज ऑफ रमज़ान। और जी आप सबको नज़र आ रहा है ये? एक स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट कर लिया करे। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं आज रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लास ये देखें आप के जो मसल्स हैं, जो स्पेशली स्केलेटल मसल्स हैं थ्रू आउट द बॉडी, जो आपके पोस्चर के मसल्स हैं, जो आपके फंक्शनल एक्टिविटीज़ के मसल्स हैं, तो वो नॉर्मली इस शेप में नहीं होते, ये जो शेप आपको नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन जब आप उनको रेजिस्टेंस अप्लाई करते हो तो ये लेफ्ट साइड पे जो एथलीट है, ये इसने बेल उठाई हुई है, ठीक है, इसको वेट बेल कहते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में, ये आजकल जिम्स में है, ठीक है। तो जब आप वेट उठाते हो या आप डिफरेंट एक्सरसाइज इक्विपमेंट यूज करते हो, तो वो मसल्स आपके बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली मेल्स के, और वो फिर इस शेप में आ जाते हैं। नेचुरली अगर आप रहोगे और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वो इस शेप में नहीं आएंगे, लेकिन इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। स्पेशली मेल्स को तो होता ही है, लेकिन फीमेल्स को इससे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल्स आर प्रोन टू हैव बोन डिजीजेस लाइक ऑस्टियोपोरोसिस एंड अदर बोन डिजीजेस एज कंपेयर टू मेल, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का मेन कॉन्सेप्ट है। ये कैसे करनी है, क्यों करनी है, इसकी इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है और इसका इक्विपमेंट क्या है, ये हम आज के लेक्चर में ये टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये आपका है कोर्स कंटेंट के जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज फॉर इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस, ठीक है। यानी कि जो मसल्स वीक हो गए हैं आफ्टर इंजरी, तो उनको आप एक्सरसाइज करवाने से, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवाने से आप उनको, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आपने चेक करनी है मसल परफॉर्मेंस एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज डेफिनेशंस एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जांपल मसल की परफॉर्मेंस की और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की जब बात होती है तो उसमें आप तीन डिफरेंट डेफिनेशंस देखते हो कि मसल में स्ट्रेंथ कितनी है, फिर मसल में पावर कितनी है, और फिर मसल में एंड्योरेंस कितनी है, ठीक है। तो ये मैंने जो तीन वर्ड्स यूज किए हैं, एंड ऑलवेज कीप योर नोटबुक एंड पेन विद यू when you are attending an online class, because already we are facing the difficulties regarding the learning because of this new interface. So to reduce that you should have a pen and a notebook, ठीक है। तो ये मैंने तीन आपको जो वर्ड्स बताए हैं, मसल स्ट्रेंथ, मसल पावर एंड एंड्योरेंस, तो ये सारे यूज होते हैं ए में। और फिर आप देखो कि मसल कैसे फंक्शन कर रहा है, फिजियोलॉजी टाइप क्या है उसकी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, और वो फिर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को अडेप्ट कैसे कर रहा है, ये कट्स वगैरह ये कैसे उसमें बन रहे हैं, ठीक है। फिर आपने एक पेशेंट को एक्सरसाइज प्रोग्राम देना है, तो आपने क्या क्या चीज़ें देखते हुए उसको प्रोग्राम देना है, मींस के इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम आपने उसको क्या देना है। और एट द एंड आप देखेंगे कि आपकी बुक में 3 एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हैं, तो हम उसमें से एक को चूज करेंगे, डिलॉम वाले को, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या है। So let's start the one by one these 4 topics. These are the A, B, C and D. ये आपको जनरल में आइडिया दे रहा हूँ कि फिजियोथेरेपी रिलेटेड जो जिम है या वैसे जिम है, जिम इंस्ट्रक्टर कैन आल्सो रन द जिम, ठीक है। तो ये उसकी टाइप होती है, ये डिफरेंट टाइप का इक्विपमेंट आपको नजर आ रहा है। ये जो है
this lady which is in the पिंक, ठीक है। ये लेडी जो है ये अपना ये पुली टाइप सिस्टम को यूज कर रही है, और दिस पर्सन इज आल्सो यूजिंग पुली। ये हैंड हेल्ड वेट यूज कर रहा है, ये भी पुली एक्सरसाइज, और ये सेल्फ सेल्फ कर रहा है, ये जो ये वाला है, ठीक है। तो ये सारा डिफरेंट टाइप का रेजिस्टेंस इक्विपमेंट है जो जिम में यूज होता है। और अब हम आगे चलते हैं। स्ट्रेंथ, पावर एंड मसल एंड्योरेंस, इसका आप इंट्रोडक्शन देख लो कि ये तीन डिफरेंट टर्म्स हैं जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में यूज होती हैं। तो ये इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है। और ये आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो स्ट्रेंथ, पावर और एंड्योरेंस, जब आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जो हैं वो मसल्स में यूज होना शुरू हो जाएंगी। और ये अगर आप देखो कि आप उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करके, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके और उसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज करके आप जो है इन चीज़ों को आप इंक्रीज कर सकते हो। किन चीज़ों को इंक्रीज कर सकते हो? स्ट्रेंथ को, पावर को और एंड्योरेंस को, ठीक है। आपने इंटेंसिटी बढ़ा देनी है, मसलन 5 किलो का वेट है तो वो आपने 6 किलो का कर देना है, 6 का है तो वो 7 का कर देना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि पहले आप 10 मिनट के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे थे और फिर आप 15 मिनट के लिए कर रहे हो, तो ये आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। ड्यूरेशन का मतलब है कि पहले आप हफ्ते में 4 दिन कर रहे थे, आप हफ्ते में 5 दिन कर रहे हो, फिर आप 5 दिन से बढ़ के आप 5 दिन 2 दफा कर रहे हो दिन में, ठीक है। तो ये आप इन चीजों को मैनिपुलेट कर देते हैं, ठीक है। इसमें आपने क्लास बैलेंस रखना है, ठीक है। स्ट्रेंथ, पावर और एंड्योरेंस में आपने बैलेंस रखना है, क्योंकि फंक्शनल एक्टिविटीज में जो है इन तीनों कंपोनेंट्स का, इन तीनों डेफिनेशंस का, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का जो है वो बैलेंस जब तक नहीं होगा तो वो फंक्शनल एक्टिविटीज प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। मसल में स्ट्रेंथ भी पूरी होनी चाहिए, मसल में पावर भी होनी चाहिए और मसल में एंड्योरेंस भी होनी चाहिए। तो हम इसकी तरफ अब आते हैं वन बाय वन, इन टर्म्स को हम देखते हैं कि ये क्या है। तो नंबर फर्स्ट टर्म इज द स्ट्रेंथ, ठीक है। मसल स्ट्रेंथ इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है, इज अ ब्रॉड टर्म, ठीक है, कि मसल में ताकत कितनी है, ठीक है। Muscle strength is a broad term that refers to the ability of the contractile tissue to produce a tension and a resultant force based on the demands placed on the muscle. For example, मैं आप में से किसी को, लेट से मैं आफाक को कहता हूँ कि आफाक, आपने 50 kg फ्लोर की आटे की बोरी आपने 50 किलो की उठानी है। तो अगर आप में स्ट्रेंथ पूरी है तो वो आप 50 किलो की बोरी आप उठा लोगे, ठीक है। अगर आप में स्ट्रेंथ कम है तो फिर आप नहीं उठा सकोगे, क्योंकि आपके मसल वो टेंशन प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये मैं वन बाय वन आपको विद रेफरेंस टू योर डेली एक्टिविटीज भी ये टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा। It is the greatest measurable force that can be exerted by a muscle or muscle group to overcome resistance during a single maximum effort. अब आपने आटे की बोरी उठानी है तो वो आपने एक दफा ही उठानी है, बड़ा हैवी गमला है तो वो आपने एक दफा ही उठाना है। तो आपने कंपेयर कैसे करना है कि आफाक ने 50 kg उठा लिया, आफाक की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और दूसरा जुनेद से अगर नहीं उठाया गया तो जुनेद की स्ट्रेंथ कम है। तो एक दफा की मैक्सिमम एफर्ट में जो आप रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहे हो उस पैरामीटर का नाम स्ट्रेंथ है, ठीक है। ड्यूरिंग द लेक्चर क्लास अगर कोई कॉन्सेप्ट आपके लिए कंफ्यूजिंग है तो यू कैन रेज द हैंड, बट आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू आस्क द क्वेश्चन इन द एंड। यू जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक एंड आस्क द क्वेश्चन इन द एंड, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हम अब आते हैं फंक्शनल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपने पढ़ लिया। फंक्शनल स्ट्रेंथ वेरी सिंपल, के कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। अब आपके बाइसेप के मसल में तो स्ट्रेंथ पूरी है,
लेकिन आपके डेल्टॉइड में स्ट्रेंथ नहीं है, आपके ट्राइसेप में स्ट्रेंथ नहीं है, तो उस बाइसेप की स्ट्रेंथ का कोई फायदा आपको नहीं होगा जब तक आप वो फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल नहीं हो। यही फिजियोथेरेपी का मेन फोकस रहता है कि आपने फंक्शनल रहना है। तो फंक्शनल स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए आपको मल्टीपल मसल ग्रुप्स पे काम करना पड़ता है, और वो मल्टीपल ग्रुप मसल्स जो हैं वो स्मूथ कोऑर्डिनेटेड मैनर्स में जब काम करते हैं तो फिर दे अचीव द प्रॉपर फंक्शनल स्ट्रेंथ। ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अब ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ही है। अब आपने स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है। अब आपसे आटे की बोरी नहीं उठाई गई, अब आपने मसल्स को आइडेंटिफाई करना है कि आटे की बोरी उठाने के लिए आपको पेक्टोरलस मेजर मसल्स चाहिए, फिर आपको एब्डोमिनल मसल्स चाहिए, और फिर जब आपने उसको उठा के सीधे होना है तो आपको एक्सटेंसर ग्रुप्स का वर्क चाहिए। तो ये आपने बायोमैकेनिकल एनालिसिस किया, फिर आपने जिम एनालिसिस किया कि कौन कौन सा वेट लगाना है, फिर आपने सब्जेक्ट का इंडिविजुअल का होल एनालिसिस किया कि किस पावर से आपने स्टडी करना है इसको स्ट्रेंथ को, और किस पावर से आपने इसको एक्सरसाइज, किस वेट से आपने इसको एक्सरसाइज करवानी है। और अगर सिर्फ आप इसकी एक्सरसाइज सिर्फ स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं तो दैट वुड बी just the strength training, or the best example of strength training is the weight lifting. I just write here in a bracket here. ठीक है। so weight training is the example of strength training। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। मसल पावर। अब आपने क्लास उठा लिया वेट, ठीक है, आपने आटे की बोरी उठा ली या कोई वेट उठा लिया, तो यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। आपको फिजिक्स के प्रिंसिपल का पता है कि व्हाई यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, बिकॉज यू आर नॉट कवरिंग एनी डिस्टेंस। ठीक है। तो फोर्स तो आपकी लग रही है, बोरी आपने उठा ली है, लेकिन चूंकि आप डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे इस वजह से आप में पावर नहीं है। तो अगर फोर्स के साथ आप कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करो, वो आटे की बोरी उठाकर आप अपने किचन तक ले जाओ, देन यू आर डूइंग सम वर्क, एंड दैट वर्क इज कॉल्ड एज पावर। ठीक है। तो अगर आप पावर को मजीद पर यूनिट ऑफ टाइम भी ले जाओ तो ये इसकी ज़्यादा रिफाइंड डेफिनेशन हो जाएगी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो ये तीनों डेफिनेशन स्ट्रेंथ, पावर एंड एंड्योरेंस ये यूज़ होती हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे आ जाते हैं। रेट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क इसको कहा जाता है, मसल पावर को। ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये आपको अब क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाती है एंड्योरेंस। वर्क इससे ही रिलेटेड टर्म है, पावर से रिलेटेड जो टर्म है वो वर्क ही है। वो जो ये फिजिक्स की टर्म है यूजली वर्क, कि आपने एक फोर्स उठाई और फिर एक डिस्टेंस आपने कवर किया। ठीक है। अब आगे आ जाता है एंड्योरेंस। नाउ एंड्योरेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज योर टाइमिंग, कि आपने आटे की बोरी उठाई और आप किचन में लेकर गए, फिर आप दोबारा वापस आए, आपने फिर कोई हैवी वेट उठाया, फिर आप लेकर गए किचन तक, फिर आप आए, फिर आप गए, और आप में फटीग प्रोड्यूस नहीं हो रही। आप एक अच्छे एथलीट हो, आपके मसल्स की बिल्ड अच्छी है। ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप में एंड्योरेंस अच्छी है। ठीक है। एंड अब इसकी डेफिनेशन देखो इंग्लिश में, कि endurance is a broad term that refers to the ability to perform low intensity, repetitive or sustained activity over a prolonged period of time। ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंस है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, कि इसमें आपने ज़्यादा वेट नहीं यूज करना, इसमें आपने कम वेट यूज करना है। बिकॉज एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए या एंड्योरेंस की डेफिनेशन में जो चीज़ है दैट इज लो इंटेंसिटी, और रेपिटेटिव का वर्ड भी इसमें आ रहा है, और फिर उसके साथ सस्टेन्ड एक्टिविटीज का वर्ड भी इसमें आ रहा है।
इसके साथ क्लास इसमें जो कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस है वो भी आ जाएगा, एंड दैट इज एसोसिएटेड विद योर लार्ज मसल ग्रुप्स। ठीक है, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। वैसे तो हर एक्टिविटी में एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन कार्डियो पल्मोनरी जब लो इंटेंसिटी रेपिटेटिव वर्क करते हो, जैसे आप ब्रिस्क वॉकिंग करोगे, जॉगिंग करोगे, साइकिलिंग करोगे, स्विमिंग करोगे, या अपर एक्सट्रीमिटी एर्गोमेट्री करोगे, तो उसमें जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग है वो आपकी कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस वो आपकी यूज होगी। अच्छा जी, मस्कुलर एंड्योरेंस, अच्छा वो कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस थी, और ये है आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस। और मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब है कि जो मसल है उसकी एबिलिटी टू सस्टेन द लो इंटेंसिटी हाई रेपिटेशन वर्क ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी फटीग। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो मसल एंड्योरेंस आ जाती है। ठीक है, और एंड्योरेंस ट्रेनिंग सिंपल एज दैट है। अगर आप साइकिल डेली बेसिस पे चला रहे हो, अगर आप डेली बेसिस पे स्विमिंग कर रहे हो, देन यू आर डूइंग द training of your endurance for your endurance, or you are doing the endurance training exercise। ठीक है, पैरामीटर्स क्या हैं? जब आप एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, आप वेट वाली एक्सरसाइज करवाते हो, जब आप पावर डेवलप करते हो मसल में, जब आप स्ट्रेंथ डेवलप करते हो, तो क्या की पैरामीटर्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो, जिनको आप चेंज करके मसल में जो वो चीज़ है वो आप डेवलप कर सकते हो। और ये आप देख लो कि की पैरामीटर्स क्या है। लार्ज नंबर ऑफ रेपिटिशंस हैं, ठीक है, और टाइम है, ठीक है, और वेट है, ठीक है। और क्लास इसमें एक और चीज आप याद रखिएगा कि अगर इसमें से आपको एक चीज कहा जाए कि अगर आपने डेवलप करनी है या सिलेक्ट करनी है पावर में से, स्ट्रेंथ में से और एंड्योरेंस ट्रेनिंग में से, तो अगर हेल्थ इम्पैक्ट के हवाले से देखा जाए, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर हेल्थ इम्पैक्ट के हवाले से देखा जाए तो सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज इज योर एंड्योरेंस एक्सरसाइज। ठीक है, अब आप देखो कि इसमें आपने ये तीनों एलिमेंट्स मसल में डेवलप करने हैं। अब इसमें मसल में क्या अडेप्टिव चेंजेस आ रही हैं, और क्या उसमें आ रही हैं, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस उसमें क्या आ रही हैं, कैसे वो अब ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और ये इंटर रिलेटेड फैक्टर्स हैं, इसमें जेनेटिक कंपोनेंट भी है, मेटाबॉलिक भी है, न्यूरोलॉजिकल, बायोकेमिकल, और इस तरह के सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं स्केलेटल मसल फंक्शन को। फॉर एग्जांपल, अगर एक रेसलर है तो उसका, उसके बेटे में भी वो रेसलिंग वाली जीन्स होंगी। ठीक है, अगर एक स्किनी पेरेंट है तो उसके बेटे में शायद वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का वो इम्पैक्ट ना आए। अगर किसी पर्सन की डाइट अच्छी है तो उसकी जो प्रोटीन और बायोकेमिकल कंपोनेंट है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बंदा रिलैक्स्ड है और उसको बायोमैकेनिकल एडवाइस प्रॉपर मिल रही है, तब भी उसकी जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, ये आप देखो कि जिस तरह लीवर में ग्लूकोज स्टोर होता है, आपकी बॉडी में फैट स्टोर होती है। और लीवर में और बॉडी में फैट इसलिए स्टोर होती है क्योंकि जैसे अब आपने रोज़ा रखा हुआ है, अब आप अपना कोई मील नहीं खा रहे, कोई अपना सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी रहे, तो आपकी बॉडी को जो एनर्जी है वो लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है, या आपकी बॉडी में जो फैट है, या आपके जो मसल्स में ग्लाइकोजन या ग्लूकोज स्टोर है, उससे जो है आपकी बॉडी यूज कर रही है वो एनर्जी, एनर्जी रिजर्व्स। ठीक है, तो ये आपका जो है वो एनर्जी स्टोर्स हैं। और
अच्छा, क्लास रमजान है तो आप भी थक जाते हो, तो आई एम जस्ट टेकिंग 3 to 4 मिनट्स ब्रेक, ठीक है। तो जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं, आप सारे ऑनलाइन रहें, तो रिमेनिंग स्लाइड्स वी विल स्टडी आफ्टर 4 मिनट्स, ठीक है, नॉट आफ्टर 5 मिनट्स। 27 मिनट्स हैं, तो ये हम इसको करते हैं। मैं पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को। रिज्यूमिंग द ऑनलाइन क्लास, और हम इस स्लाइड पे थे, मसल लोकल फटीग पे। मसल जो है, जैसे मैं आपको बता रहा था, एंड्योरेंस ट्रेनिंग में आफ्टर सम टाइम जो है वो मसल गेट्स फटीग, और फटीग इस वजह से हो जाता है कि उसमें जो फोर्थ जनरेशन कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, ठीक है। आप सबको इस चीज़ का पता है कि आपको अगर कहा जाए कि आपने सड़क पे दौड़ना है, तो आपका हार्ट हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद आप और नहीं दौड़ सकोगे, क्योंकि आपके मसल्स में फटीग प्रोड्यूस हो जाती है। और ये भी एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का इफेक्ट है, एक इम्पैक्ट है ऑन द बॉडी, ठीक है। और उसकी वजह से फिर आप अपनी जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देते हो और एक्सरसाइज को कम कर देते हो। लेकिन ये जो फटीग आपको होती है दैट इज रिवर्सेबल। जाहिर है आपको पता है कि आप वक्फे वक्फे से दोबारा आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। और आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए आप अपनी जब ट्रेनिंग करते हो, तो आफ्टर ट्रेनिंग वो चीज़ आप बिल्ड करने के लिए आप वो अपना टाइम और स्टेमिना, वो आप टाइम इंक्रीज कर देते हो, उससे आपकी इंड्योरेंस ट्रेनिंग, जिसको आप स्टेमिना भी कहते हो, वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्लास कार्डियो पल्मोनरी फटीग है, कि अगर आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें लो वेट आप यूज कर रहे हो, या आप फ्री वेट यूज कर रहे हो, या अपनी बॉडी का वेट यूज कर रहे हो, तो ये कार्डियो पल्मोनरी एक्सरसाइज आ जाएगी, या कार्डियो पल्मोनरी ट्रेनिंग आ जाएगी। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग। इसमें भी आपको फटीग हो सकती है। तो फटीग की क्लास दो टाइप्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फटीग की कितनी टाइप्स हैं, तो आपने बताना है कि एक तो मस्कुलर फटीग है या मसल फटीग है, जो आफ्टर सम टाइम मसल्स में डेवलप हो जाती है और आपको फर्दर काम करने से रोकती है। और दूसरी आपकी कार्डियोपल्मोनरी फटीग है, जो आप लो इंटेंसिटी वेट जब आप यूज करते हो ऑन प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग और रेपिटेटिव लिफ्टिंग, तो इसमें आपकी कार्डियोपल्मोनरी फटीग जो है वो हो जाती है बॉडी को। अच्छा, इफेक्ट क्या आते हैं? अब आपने रेजिस्टेंस एक्सरसाइज शुरू की, ये क्लास आपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें एक स्लाइड में ये चीज़ रिपीट हो रही है कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है। ग्लाइकोजन स्टोर्स, जैसे मैंने आपको बताया, मसल्स में और लीवर में है, वो डिक्रीज हो जाते हैं। और जो पोटाशियम है वो भी आपके जो बॉडी है उसमें डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में पोटाशियम ही यूज होता है, एंड बनाना इज अ रिच सोर्स ऑफ पोटाशियम। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि ये जो टेनिस प्लेयर्स हैं, ये अपने साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स रखते हैं, और अगर खाने को कुछ रखा होता है, तो दे कीप बनानास, ठीक है, बिकॉज दे आर द रिच सोर्स ऑफ पोटाशियम, और उनके बॉडी को पोटाशियम की ज़रूरत होती है, और जिसकी वजह से उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है। अच्छा, व्हेन टू स्टॉप। अब आपने पेशेंट को एक्सरसाइज ट्रेनिंग बतानी है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बतानी है, एज अ प्रोफेशनल, नॉट एज अ लेमैन, नॉट एज अ टीवी एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट और टीवी एंकर के जो सिंपल वर्ड्स में चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। यू हैव टू बी प्रोफेशनल, what are you doing, and what you are not doing, and when to stop and when to start, what are the parameters, these things create the difference। otherwise तो वो जिम इंस्ट्रक्टर्स भी आए होते हैं हर रोज टीवी में, and they are performing and demonstrating various exercises, but they have no clues whatsoever
डिजाइन द प्रोग्राम फॉर ऑल जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, तो आपने इन चीजों को देखना है, ये वन बाय वन आप पॉइंट्स देखो क्या क्या है। व्हेन टू स्टॉप एंड अवॉइड इंजरी। ठीक है, अवॉइड इंजरी का भी वर्ड इसमें आप ऐड कर लेना कि जब मसल में बहुत ज्यादा फटीग हो जाए, क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाए, पेन स्टार्ट हो जाए, तो उसमें आपने स्टॉप कर जाना है। और फिर जब मसल में कैमुलसनेस जो है वो डेवलप हो जाए, यानी कि मसल की जो कंट्रैक्टाइल एबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाए, ट्रेमर टाइप स्टार्ट हो जाए, तब आपने स्टॉप कर जाना है। ठीक है। अगर अनइंटेंशनल स्लोइंग ऑफ मूवमेंट हो जाए, यानी कि पेशेंट या क्लाइंट नहीं चाह रहा कि मूवमेंट स्लो हो, तो फिर भी अगर मूवमेंट स्लो हो जाए तो फिर आपने स्टॉप कर देना है। अगर मूवमेंट जर्की है, स्मूथ नहीं है, तो फिर आपने स्टॉप कर जाना है। ठीक है। अगर मूवमेंट पैटर्न कंप्लीट नहीं हो रहा, आपसे पुशअप्स ही नहीं कंप्लीट हो रहे, आप नीचे नहीं जा रहे, ना ही ऊपर आ रहे हो, तो फिर आपने स्टॉप कर जाना है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी अब इससे ज्यादा नहीं कर सकती। और इनकरेक्ट पैटर्न कर रही है। ठीक है, और आपकी बॉडी इनएबिलिटी टू कंटिन्यू लो इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी और टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रही। ठीक है, लो इंटेंसिटी, लो आइसोकाइनेटिक टेस्टिंग में। तो ये आपने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कि आपने एक्सेस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कब बंद करनी है। ठीक है। क्लास ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में जो रिकवरी फ्रॉम द एक्सरसाइज है, ये यही है कि आप एक्सरसाइज कराते हुए थक गए हो, फिर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर हाफ एन आवर आप रिलैक्स हो जाते हो, बल्कि ज्यादा रिलैक्स हो जाते हो, और उस रिलैक्सेशन की वजह से समटाइम स्लीप भी इंड्यूस हो जाती है। इसलिए कहा जाता है स्लीप लैब्स में कि एक्सरसाइज इंड्यूसेस स्लीप, कि रिलैक्सेशन करती है। ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है ये आप रिकवर करते हो, और वो एक्सरसाइज बेशक आपको थकाती है, लेकिन उसका जो प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट है वो ज़्यादा बेहतर होता है। आप 3 से 4 मिनट्स में मैक्सिमम जो है वो आप रिकवर कर जाते हो 90 टू 95% प्री एक्सरसाइज कैपेसिटी में। ठीक है। एज का भी फैक्टर है, तो ये सिंपल सा मैं वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको आप डिटेल से पढ़ लेना, बेशक बुक से पढ़ लेना। कि एक टीनेजर्स हैं जिसको आप एडोलेसेंट्स कहते हो, फिर एक अडल्ट्स हैं, फिर एल्डर इंडिविजुअल है, और फिर ओल्डर इंडिविजुअल है। तो एक इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है कि विद एज द कैपेसिटी ऑफ द डूइंग द रेजिस्टेंस एक्सरसाइज डिक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि मसल में जो टिपिकल चेंजेस हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके वो परफॉर्मेंस में आना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि एथलीट की एक एज है 30 साल, 35 साल, मैक्सिमम 40 साल, तो वो यही वजह है कि वो मसल की परफॉर्मेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज कर जाती है। ये वही लिखा हुआ है, ये लास्ट पॉइंट पढ़ो, डिक्रीजेस विद एज। चाइल्डहुड ईयर में इंक्रीज कर रही है, और जब आप अडल्ट हो गए हो तो मैक्सिमम हो गई है 25 20 टू 25 की रेंज में मैक्सिमम होती है। ठीक है। यस सर। हाँ, तो यस ये सर। जी, ये आपकी एक्सरसाइज ट्रेनिंग की जो पिक्चर्स हैं वो मैंने इसमें डाली हुई हैं, ताकि आपको पता चले कि ये एक टीनेजर को बड़े कम वेट से एक्सरसाइज करवाई जा रही है, और उसका बैलेंस भी इम्प्रूव हो रहा है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से। ठीक है। यस सर। हाँ, और ये देखें आप, ये जिम के अंदर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हो रही है। दीज पिक्चर्स आर फ्रॉम योर बुक। ये जो राइट साइड की पिक्चर है ये क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज है, फ्लेक्शन इक्विपमेंट करवा देता है और एक्सटेंशन पेशेंट खुद करता है। और जो लेफ्ट साइड में जो लेडी एक्सरसाइज कर रही है, तो ये पेक्टोरल्स की एक्सरसाइज है, ये एडक्शन करती है खुद, और एबडक्शन जो है वो इक्विपमेंट उसको करवा देता है। ठीक है, ये सारे आप में से जिम जाते हैं लड़के स्पेशली, तो उनको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का आइडिया होगा। और ये भी वही तस्वीर है। ये पॉइंट है कि जब आपने एक्सरसाइज करवानी है तो
you have to be attentive. Not only you have to be attentive, but the patient also has to be attentive. ठीक है, आपको वेट उठा रहे हो, खुदा ना खास्ता कोई मशीन आपके ऊपर गिर जाए, कोई वेट आपने बाहर उठाया हुआ है वो आपके ऊपर गिर जाए, तो उससे सडन डेथ भी सम टाइम हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखना है कि आपका पेशेंट, आपका क्लाइंट राइट वे से इन अ सेफ मैनर एक्सरसाइज कर रहा है। यू आर अटेंटिव एंड योर पेशेंट इज आल्सो अटेंटिव। ठीक है, मोटिवेशन एंड फीडबैक, ये भी आप देख लो कि मोटिवेशन क्या है, कि आपने पेशेंट को मोटिवेट करते रहना है कि यस यू विल इम्प्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम, योर पेन विल डिक्रीज एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर इन फ्यूचर। और फीडबैक आपने पेशेंट से ये देना है कि व्हाट डिफरेंस डू यू फील आफ्टर डूइंग these resistance exercises, let's say after a week, after a month, did you gain weight or did you lose weight? Do you think you get the proper strength? Okay, so this is the motivation you are giving to the patient or client, and the feedback that is you are getting from the patient or the client. These are two things. अब ये adaptation है, ये physiology का है, physiology का topic है. I will not ask in the exam, but you should know what is it. ठीक है, कि मसल हाइपरट्रॉफी हो रहा है, कौन से फाइबर्स हो रहे हैं? टाइप 2B फाइबर्स हो रहे हैं, यानी कि जो हैं स्लो ट्विच फाइबर्स वो ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, कन्वर्शन हो रही है फास्ट ट्विच से स्लो ट्विच की तरफ। 2B इज अ स्लो ट्विच फाइबर्स। ठीक है, और इसमें कैपिलरी बेड जो है वो डिक्रीज कर रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया भी डिक्रीज कर रहा है। ये डिटेल इसकी फिजियोलॉजी है, तो यू डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल। अलाइनमेंट ऑफ सेगमेंट्स। अब आप जब बेंच प्रेस लगाते हो, बेंच प्रेस का मतलब है कि आपने सीधा एक लकड़ी के फ्रेम पे आपने लेटना है, तो आप उसके सेंटर पे लेटोगे तो वेट प्रॉपर लगेगा ना। आपकी बॉडी, आपके पेशेंट की बॉडी प्रॉपर अलाइन होगी तो वो प्रॉपर एक्सरसाइज रेजिस्टेंस हो सकेगी ना। तो दिस इज कॉल्ड एज द अलाइनमेंट ऑफ सेगमेंट या समटाइम्स स्टेबलाइजेशन। तो स्टेबलाइजेशन आप देखो, अगर आप किसी चीज में पाँव फंसा के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। लेट से सोफे में आपने एब्डोमिनल क्रंचेस करने हैं, तो वो सेल्फ स्टेबलाइजेशन होगी। या आप किसी को कह सकते हो कि मेरे पाँव पर अपने पाँव रख के खड़े हो जाओ, तो ये विद द हेल्प ऑफ एन अदर पर्सन ये स्टेबलाइजेशन होगी। ठीक है, तो काफी टाइम हमारा गुजर गया है, इनफैक्ट लेक्चर का टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो आई विल जस्ट क्विकली शो यू द अदर स्लाइड्स। मेन कॉन्सेप्ट और थीम यही है जो मैंने आपको डिलीवर किया, एक कॉन्सेप्ट रिमेनिंग है। तो इंटेंसिटी, वॉल्यूम, एक्सरसाइज ऑर्डर, तो ये भी सारी आपने डिसाइड करनी है। एक्सरसाइज ऑर्डर के पहले आपने साइकिलिंग करवाई, फिर आपने वेट उठवाया, फिर आपने स्विमिंग करवाई, तो ये एक्सरसाइज ऑर्डर है। और फिर फ्रीक्वेंसी आपने देखनी है कि पर डे आपने कितने एक्सरसाइज सेशंस करवाने हैं, या पर वीक आपने कितने एक्सरसाइज सेशंस करवाने हैं। फिर आपने देखना है कि रेस्ट इंटरवल आपने कितना रखना है। ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको स्लाइड को पढ़ोगे तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अब कॉन्सेप्ट है रेपिटेशन मैक्सिमम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये अब तक की जितनी स्लाइड्स आई हैं उसमें ये सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है रेपिटेशन मैक्सिमम का। रेपिटेशन मैक्सिमम का मतलब है कि आपकी बॉडी एक वक्त में कितना मैक्सिमम वेट उठा सकती है, उसको आप 1 रेपिटेशन मैक्सिमम कहते हो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप 1 रेपिटेशन मैक्सिमम कैलकुलेट करने बैठ जाओ, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए एक फार्मूला होता है रेपिटेशन मैक्सिमम का। वो फार्मूले की डिटेल नहीं लिखी हुई, ना ही उसमें हम जाएंगे। अगर एक रेपिटेशन कैलकुलेशन आप करने बैठ जाओ, एक रेपिटेशन मैक्सिमम की, तो यू कैन कॉज इंजरी। अगर आप अपने मरीज को कहो कि ये आपने 20 किलो का अपने बाइसेप से उठाना है, तो वो आप बाइसेप को टॉन कर सकते हो, टीयर कर सकते हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप 10 रेपिटेशन मैक्सिमम कहते हैं, कि एक ऐसा वेट कि जो 10 दफा उठाने से 10 दफा से ज्यादा आप ना उठा सको। ठीक है, तो पहले आप अपनी जनरल कैपेसिटी देखते हो
एक रफ सा आइडिया करने के लिए आप कितना वेट उठा सकते हो। लेट्स से मैंने देखा कि मैं अपने बाइसेप से 10 किलो का वजन उठा सकता हूँ 10 दफा, तो मेरा रेपिटेशन मैक्सिमम आ जाएगा 10 केजी, 10 रेपिटेशन मैक्सिमम। ठीक है, 10 केजी, 10 रेपिटेशन मैक्सिमम मेरा आ जाएगा 10 केजी इज इक्वल टू 10 रेपिटेशन मैक्सिमम। ठीक है, तो यानी कि 10 केजी का वेट मैं 10 दफा उठा सकता हूं, तो मेरा 10 रेपिटेशन मैक्सिमम आ जाएगा। इसको मैं चलो लिख देता हूं आपके लिए। टेन केजी वेट is equal to 10 times and is equal to 10 रेपिटेशन मैक्सिमम। ठीक है, अब ये 10 रेपिटेशन मैक्सिमम इसमें आ गया आपके पास। ठीक है, और इससे आप 1 रेपिटेशन मैक्सिमम भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप जब 10 रेपिटेशन मैक्सिमम से 1 रेपिटेशन मैक्सिमम पे जाओगे तो इधर से केजीज इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, और ये रिस्क कभी भी थेरेपिस्ट नहीं लेते, ये केजीज इंक्रीज करके रिस्क लें और इंजरी को करें। ठीक है, तो ये रेपिटेशन मैक्सिमम का थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये है जी लास्ट कोर्स कंटेंट है। 2 प्रोग्राम्स हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के जो करवाए जाते हैं। ये देखो, डिलोम प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करना है आपने डिलोम प्रोग्राम, सबसे पहले तो इसको इसके स्टेप्स समझ लो। ठीक है, पहले आपने 10 रेपिटेशन मैक्सिमम फाइंड करना है कि पेशेंट का 10 रेपिटेशन मैक्सिमम क्या है। ठीक है, फिर आपने एक्सरसाइज करवानी है 10 किलो, अगर 10 रेपिटेशन मैक्सिमम था तो आपने 50%, मतलब है कि 5 किलो से आपने स्टार्ट करना है। 5 किलो से आपने उसको 1 हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन आपने एक्सरसाइज करवानी। ठीक है, 10 किलो उसका रेपिटेशन मैक्सिमम था, 10 रेपिटेशन आपने 5 किलो से स्टार्ट करना। फिर आपने 5 किलो से 75% का मतलब है आपने 7.5 केजी पे आ जाना। 15 दिन बाद आपने वेट को 5 किलो से 7.5 किलो पे ले आना। फिर आपने 15 दिन उसको 7.5 किलो पे रखना है, और फिर 7.5 किलो से आपने उसको 10 किलो पे ले आना। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा डिलोम प्रोग्राम, और ये आप देखोगे कि इससे उसकी जो स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, और स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और जो पावर है वो उसकी इंक्रीज कर जाएगी, और मसल का बल्क इंक्रीज कर जाएगा। इस पर रिसर्चेज होती हैं। इसी तरह इसके पैरेलल जो सिस्टम चलता है वो ऑक्सफोर्ड है। ये देख लो, ये थोड़ा डिफरेंट है। 10 reps at 100%, ठीक है, और 10 reps at 75% और 10 reps at 50%, ये इसके उलट है। तो ये 2 प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड डिलोम है क्योंकि इसमें आप कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज प्रोग्राम का टॉपिक है। इक्विपमेंट जो यूज करते हैं आप, अब पुलिस यूज करते हैं, जो मैंने स्टार्ट में आपको पिक्चर दिखाई थी, वेट यूज करते हैं, थीरा बैंड यूज करते हैं, सेल्फ यूज कर सकते हैं, आप पुशअप्स यूज कर रहे हैं, मैनुअल कोई थेरेपिस्ट अगर उसको रजिस्ट कर रहा है तो वो मैनुअल हो जाएगी। मैकेनिकल है, कोई मशीन आप यूज कर रहे हैं, कोई स्प्रिंग यूज कर रहे हैं हैंड हेल्ड, तो वो आपका इक्विपमेंट उसमें आ जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं, ऊपर जो है वो पुली सिस्टम या स्प्रिंग सिस्टम यूज किया हुआ है, और नीचे भी यही एक्सरसाइज इक्विपमेंट यूज हुआ है। ये देखें कि ये साइकिल है, ये एर्गोमेट्रिक साइकिल है, स्टैटिक स्टेपर भी इसको कहते हैं। ये भी एक्सरसाइज ट्रेनिंग में यूज किया जाता है, और इसकी भी रेजिस्टेंस जो है ये प्लस माइनस हो जाती है। So that was all about today's lecture. I hope you understood the all lecture and enjoyed the lecture and didn't feel bored during the lecture. And I'm stopping the recording. If you have any questions,